हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम जो पोएम डिस्कस करने वाले हैं वो है टी.एस. एलियट की लिखी द जर्नी ऑफ मेजाई। तो पहले हम कुछ बात करते हैं टी.एस. एलियट के बारे में। थॉमस स्टीयर्न्स एलियट यानी कि टी.एस. एलियट ये एक ब्रिटिश अमेरिकन पोइट थे। ही वॉज बॉर्न इन 1888 एंड डाइड इन 1965। वो एक बहुत ही उम्दा प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक और बहुत अच्छे पोइट थे। वो ब्रिटिश अमेरिकन पोइट, मैं इसलिए बोल रही हूँ उनको कि वो बाद में जब इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे तो वो वहीं पे ही बस गए परमानेंटली। और उन्होंने जो एंग्लिकनिज्म है, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, वो एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद वो पूरी तरह से ब्रिटिश हो गए। तो ये 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से एक है। जो बेस्ट लैंडमार्क मॉडर्निस्ट पोएम्स हैं उनकी, उसमें द वेस्टलैंड जो कि 1922 में पब्लिश हुई, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो कि 1915 में आई, और फोर क्वार्टेट जो 1943 में पब्लिश हुई। एलियट की पोइट्री की ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत फिलोसॉफिकल डेप्थ है और जो मॉडर्न एज में स्पिरिचुअली हम लोग बैरन हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, उसको बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लोर किया है। एलियट जो सेंट लुइस मिसूरी वहाँ पे पैदा हुए थे अमेरिका में, और बाद में 1927 में वो इंग्लैंड में सेटल हो गए। उन्होंने अपना रिलीजन भी कन्वर्ट कर लिया। वो एक यूटिलिटेरियन अमेरिकन फैमिली में पैदा हुए थे। बाद में वो बहुत ही रिलीजियसली डिवोटेड हो गए, और जब वो कन्वर्ट हुए 1927 में, ये एक बहुत उनके करियर का बड़ा इवेंट था जिसने उनके आगे की पोइट्री को, सारे वर्क्स को बहुत सिग्निफिकेंटली शेप किया, रिलीजियस बना दिया। अब वो अपने करियर के एक दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे थे जिसका पहले कहीं ज़्यादा निशान नहीं था। उनके वर्क्स में क्लासिकल रेफरेंसेस हैं जिनको ब्यूटीफुली मॉडर्न कंसर्न के साथ ब्लेंड किया गया है। तो ये हमें दिखाता है कि उनकी ट्रेडिशन और इनोवेशन दोनों पे एक मजबूत मास्टरी थी। उनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1948 में मिला, उसके आउटस्टैंडिंग और पायनियरिंग जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने प्रेजेंट डे पोइट्री को दिया। अब अगर इस पोएम की बात करें हम, जो हम पढ़ने वाले हैं, तो ये जब मैंने आपको बोला कि 1927 में वो कन्वर्ट हो गया एंग्लिकनिज्म की तरफ, तो यहीं से इस पोएम की शुरुआत होती है। दरअसल ही वॉज बैप्टाइज्ड और कंफर्म हो गए वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के मेंबर। तो उनकी पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया। तो द जर्नी ऑफ द मेजाई जो पोएम है वो उनके इनर स्पिरिचुअल क्राइसिस को रिफ्लेक्ट करती है। दैट इज हिज जर्नी फ्रॉम डाउट टू फेथ एंड सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सफरिंग। यानी कि जो उनका इंटरनल स्पिरिचुअल एक जद्दोजहद थी, जो उनको पहले डाउट थे और बाद में धीरे धीरे वो फेथ में तब्दील हो गए, और उनकी पूरी की पूरी जो पर्सनालिटी थी, जो सेंस था, जो उनका मन था, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता है, वो एक दम से नहीं होता। तो वो जो धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये थ्रू सफरिंग हुई। ऐसे नहीं है वो रात को सोए तो वो एक अमेरिकन यूटिलिटेरियन रैशनल थिंकिंग वाले थे और सुबह उठे तो वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के एंग्लिकनिज्म में पूरी तरह से दाखिल हो चुके थे। ऐसा कुछ नहीं था। ये काफ़ी सालों की जदोजहद थी जो धीरे धीरे उन्होंने एक्सेप्ट की, और बाद में उनको इस पे विश्वास आना शुरू हुआ। स्टार्टिंग में डाउट्स थे। तो ये एक सिंबॉलिक पोएम है। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है वो एलियट की अपनी कन्वर्जन, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी टुवर्ड स्पिरिचुअल रीबर्थ, जो कि डाउट, लॉस और एलिनेशन से भरी हुई थी। हमें ये कन्वर्जन एक मेटाफर के तौर पे लेनी होगी इस पोएम। दिस पोएम कैन बी रीड एज अ मेटाफर फॉर जो एलियट की कन्वर्जन है।
तो ये जुड़ी हुई बातें हैं आपस में। ये आगे हम पोएम डिस्कस करेंगे तो और हमें क्लियरली समझ आएगी। और ये मैं एक और बात इस पोएम से जुड़ी हुई बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पोएम थी ये एलियट की अपनी जो पब्लिशिंग फर्म थी फेबर एंड ग्वायर, उसने ही पब्लिश की थी। पैम्फलेट्स आते थे उनके, एरियल पोएम्स नाम के, छोटी छोटी वो इलस्ट्रेटेड क्रिसमस बुकलेट्स होती थी, उसमें ये पब्लिश हुई। फर्स्ट टाइम ये अगस्त 1927 में पब्लिश हुई, उनकी रिलीजियस कन्वर्शन के थोड़ी ही देर के बाद। ऑल्दो ये एक क्रिश्चियन पोएम होनी चाहिए थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा डीप इंट्रोस्पेक्टिव थी, ये सिर्फ वो उस छोटे से इंसिडेंट पे फोकस नहीं हो सकती थी, रादर ये उनकी अपनी जो सफरिंग थी और डाउट था जिससे बाद में वो स्पिरिचुअल अवेकन हुए, तो ये उससे भी जुड़ी हुई पोएम थी। पोएम में बहुत सारे बिब्लिकल और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हैं और रेफरेंस भी हैं। तो हम पोएम शुरू करते हैं। तो पोएम जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें मैं जाए का मतलब पूछना होगा। तो मैं जाए, इनका रेफरेंस हमें बाइबल में मिलता है, जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है वहाँ पे हमें मिलता है। तो मैं जाए एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर मेगस है, MEGUS, मेगस। तो उसका जो प्लूरल है वो मे जाए है, इसका मतलब है वाइज मैन, और इनको किंग्स भी रेफर किया जाता है। ये वो 3 लोग थे जो कि ईस्ट से चले थे, प्रेफरेबली ईरान से माना जाता है, ईरान से वो चले थे, और बैथलहम जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था वहाँ तक पहुँचे थे। और उन्होंने फर्स्ट टाइम उस छोटे से बच्चे को देखना वो चाहते थे, क्योंकि उनको एक सिग्नल मिला था। उनके ये प्रॉफिट्स थे, पैगंबर थे, और उनको भगवान की तरफ से एक संकेत मिला था कि बैतलहम में कहीं एक छोटा सा बच्चा जो है वो, मतलब एक स्टार जो है वो बच्चा बन के, या भगवान ने अपना बेटा भेजा है, तो तुम लोग वहाँ पे जाओ। तो ये वहाँ पे बहुत कठिन, बहुत मुश्किल यात्रा करके, ट्रैवलिंग करके, उस ट्रैवलिंग के दौरान कितना ही कुछ हुआ उनके साथ, कितना उन्होंने सफरिंग झेली, मुश्किलात, मुश्किल दिन रात सफ़र करके, क्योंकि वो बेसिकली देवर रिच पीपल, तो उनके लिए ये मुश्किलें और भी ज़्यादा थी। तो यही वो जर्नी है जिसको द जर्नी ऑफ द मेजाए बोला गया है पोएम में। तो पोएम बेसिकली उस जर्नी के बारे में है जो इन तीनों लोगों ने सफ़र करके सबसे पहली बार जब क्राइस्ट को देखा था, तो ये वो जर्नी है। तो फाइनली वो बच्चे तक पहुंच गए थे, उनको देखा। तो रास्ते में जब वो जा रहे थे, सबसे पहले बैथलहम जो वहाँ के राजा तक वो पहुँचे, हीरोड नाम का राजा था, वहाँ तक पहुँचे। तो जब उन्होंने कहा कि इस तरह से हमें वो आपके यहाँ पे बच्चा देखना है, तो राजा जो था वो पहले से ही इनसिक्योर था, और उसे भी इस चीज़ का पता था कि यही बच्चा बड़ा होकर मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगा। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा मैं जायज़ से, कि आप उसको जब मिल लोगे तो फिर मेरे से मिल के जाना, मुझे बताना कि वो कहाँ, किस जगह, एड्रेस, मतलब ही वॉन्ट्स टू नो एड्रेस ऑफ द चाइल्ड। तो जब ये बात उनको समझ में आई, मेजाए को पता चली, तो बच्चे को देखने के बाद वो अपना रास्ता बदल के कहीं और से चले गए, किंग के पास कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं पहुंचाए। तो इस पोएम में एलियट ने वन ऑफ द मेजाए, जो एक पर्सन है उसमें से, ये प्रेजेंट करता है, पोएम को नरेट करता है, बोलता है। जब ये इवेंट हो चुका था उसके काफ़ी देर बाद की ये स्टोरी है कि वो अपनी जर्नी को रिकॉल करता है दोबारा से दिमाग में, एक ट्रायम्फेंट, एक जीते हुए यात्री की तरह नहीं, लेकिन उसके लिए ये एक हार्श और बिटर एक्सपीरियंस था। तो इस तरह से वो अपनी इस स्टोरी को सुना रहा है हमें। यहाँ पे जो एलियट है वो मेजाए को ग्लोरीफाई हीरोज़ की तरह प्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन उनको एक आम इंसान जो यात्री हैं, जो कि जिनको थकावट होती है, जिनको दुख होता है, जो थक जाते हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, और जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं, ये वो इस तरह से द मेजाए को वो प्रेजेंट करता है। तो चलिए हम पोएम शुरू करते हैं। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत सारे मोनोलॉग लिखे हैं, तो कुछ एक
एलियट ने भी लिखे हैं, जिसमें से ये एक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक इस तरह की फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर है जो सारी पोएम है वो बोलता है, नरेट करता है, और वो जो नरेटर है वो एक कैरेक्टर भी है उस पोएम में। तो यहाँ पे एक मेजाए बोल रहा है, मेजाए कैरेक्टर भी है पोएम का। तो बाकी के कैरेक्टर हमें पता लगता है और भी वहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं, बट नोबडी इंटरप्ट्स दैट स्पीकर। वो नरेटर को इंटरप्ट नहीं करते, लेकिन हमें उनकी मौजूदगी का एहसास होता है कि वहाँ पे कुछ और हैं। तो ड्यूरिंग दैट नरेशन जो नरेटर है वो अपनी इनर थॉट को रिप्रेजेंट करता है, जो भी उनके दिमाग में आ रहा है, और सारी पोएम सिंगल नरेटर बोलता है और दूसरा कोई नहीं है। तो एलियट ने बड़ी मॉडर्निस्ट टेक्निक जैसे फ्रेगमेंटेशन, एम्बिग्विटी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारी पोइटिक टेक्निक्स हैं, तो इनको रिलीजियस थीम के साथ ब्लेंड कर दिया है। तो ये एक मार्वलस इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो ट्रेडिशनल राइम ऑफ और मीटर नहीं है इसमें, फ्री वर्ड्स में पोएम लिखी गई है और रिफ्लेक्टिव और बड़ी कन्वर्सेशनल सी टोन में पोएम लिखी गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करती हूँ। अ कोल्ड कमिंग वी हैड ऑफ इट। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, जो ओपनिंग लाइन है, दिस इज अ डायरेक्ट कोट, ये सीधा कोटेशन है। 1622 में नेटिविटी सर्मन दिया था लांसलॉट एंड्रयूज, जो एक प्रीस्ट थे, तो वहाँ से लिया गया है। बिल्कुल क्लियर वही लाइन है, एग्जैक्टली डायरेक्ट कोट है। तो अब यहाँ पे वर्ड जो यूज़ हुआ है कोल्ड, ये रिफर करता है फिजिकल कोल्ड भी और इमोशनल और स्पिरिचुअल जो हार्डशिप्स हैं, तो ये उसकी बात करता है। यहाँ पे स्पीकर इंट्रोड्यूस करना चाहता है थीम ऑफ डिसकम्फर्ट और चैलेंज की। सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग है और हम लोग बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्ट, मुसीबत में हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है। एंड द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर, द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर मतलब जो जर्नी है वो हमने विंटर में शुरू की। आपको पता है क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर, जब बहुत सर्दी होती है तब मनाया जाता है। तो ये विंटर में बहुत ठंड जब होती है तब उस वक्त इन लोगों ने जर्नी शुरू की। तो दिन रात की जर्नी है, तो सिंबलाइज करती है बहुत डिफ़िकल्टी और मुश्किलों वाला वक्त था। तो मेटाफोरिकली ये स्पिरिचुअली भी बैरननेस की बात कर रहे हैं। फॉर ए जर्नी एंड सच अ लॉन्ग जर्नी, रेपिटिशन है, बार बार जर्नी पे एम्फसाइज किया गया है कि फिजिकली भी थकाने वाली और स्पिरिचुअली भी बहुत मुश्किल काम था। तो ऐसा इसलिए भी किया जाता है, जो बार बार रेपिटेशन करी जाती है, कि एक बताने के लिए कि कितना बड़ा टास्क था एक। द वेज डीप एंड द वेदर शार्प, द वेरी डेड ऑफ विंटर, मतलब कि विंटर बड़ा हार्श था और सफरिंग की ही बेसिकली इमेजरी है। वो अपने दुख को, अपने जो मुश्किल हालात हैं उससे हमें रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि विंटर का टाइम है। विंटर में देखिए आप वेजिटेशन नहीं होती, प्लांट्स नहीं होते, सिर्फ बर्फ जमी होती है हर तरफ, लाइफ लेसनेस होती है, लाइफ नहीं होती है, क्योंकि जो लाइफ आती है वो वार्मथ की वजह से, सन की वजह से होती है। तो सन नहीं है तो लाइफ लेसनेस का सूचक है ये। आइसोलेशन, अकेलापन है, हार्डशिप, मुश्किलें हैं। तो सेटिंग इस तरह की हमें बताने की कोशिश की गई है। एंड द कैमल्स गैल्ड, सोर फुटेड, रिफ्रैक्टरी, लाइंग डाउन इन द मेल्टिंग स्नो। तो जो कैमल्स हैं, क्योंकि ये लोग कैमल्स पे सफ़र कर रहे हैं, ईरान की बैकग्राउंड से हैं वहाँ पे, तो कैमल भी जो हैं वो बड़े डिसकम्फर्टेबल पोजीशन में है। तो जिस तरह से ये मेजाए जो हैं ये मुश्किल में हैं, कैमल्स भी मुश्किल पे है, यानी कि जहाँ पे जिस पे सवार होके उन्हें ये यात्रा करनी है। तो सोर फुटेड, उनके पैरों पे तकलीफ है, और रिफ्रैक्टरी ये सजेस्ट करता है कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, लाइन डाउन इन द मेल्टिंग स्नो, कि वो इतना थक गए हैं और इतने बेबस हो गए हैं कि वो इमोशनली, और ह्यूमंस जो हैं वो इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं और जानवर जो हैं वो फिजिकली ड्रेन। मतलब ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, उसने इनको ड्रेन आउट कर दिया है। देयर वर टाइम्स वी रिग्रेटेड, ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन है डाउट की, डिस्पाइट देयर मिशन, जो मेजाइज हैं
वो रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने क्यों ये सब कुछ किया। द समर पैलेसेस ऑन द स्लोप्स, द टेरेसेस, उनको अपनी जो पिछली ज़िंदगी है उसकी बार बार याद आ रही है और दे आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक, कि उनको लग रहा है कि हम कितने कंफर्ट और लग्जरी को छोड़ के अपनी पुरानी जो ज़िंदगियों में उन्होंने, बिकॉज बेसिकली दे वर ऑल फ्रॉम वेरी वेल ऑफ और गुड बैकग्राउंड, किंग्स थे, बहुत अमीर लोग थे, तो उनको अपना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, पुराने वक्त उनको याद आ रहे हैं और सोच रहे हैं हमने कहीं गलती तो नहीं कर रही। एंड द सिल्कन गर्ल्स ब्रिंगिंग शरबत, तो वो बेसिकली गर्म जगह के रहने वाले लोग हैं, उनको ठंड रास भी नहीं आ रही है। और अर्थली प्लेजर्स और लग्जूरियस लाइफ्स और टेम्पटेशन, कि किस तरह से लड़कियां, जो सिल्कन गर्ल, ब्यूटीफुल अप्सराओं जैसी लड़कियां उनके आसपास घूमती थी और वो शरबत लाती थी गर्मियों में उनके लिए। बेसिकली वो शरबत का मतलब लिटरली आप शरबत नहीं ले सकते, शरबत का मतलब कि उनकी जो एक एग्जॉटिक जो चीज़ें वो खाते पीते थे और इन्जॉय करते थे लग्जूरियसली, ये उसकी बात हो रही है। देन द कैमल मैन कर्सिंग एंड ग्रम्बलिंग, नेगेटिव एटमॉस्फेयर है हर तरफ। कैमल मैन यहाँ पे जो उनके सर्वेंट्स हैं वो भी कंटिन्यूसली कंप्लेन कर रहे हैं और बहाने बना रहे हैं, वो भी जाना नहीं चाहते हैं। एंड रनिंग अवे एंड वांटिंग देयर लिकर एंड वुमेन, वो भी चाहते हैं कि हम यहाँ पे भाग जाएं, क्योंकि ना उनको लिकर शराब मिल रही है, ना ही लड़कियाँ मिल रही हैं, तो टेंशन हो रही है उनको, पर्पस सर्व नहीं हो रहा, सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा, तो दुखी हैं। एंड द नाइट फायर्स गोइंग आउट एंड द लैक ऑफ शेल्टर्स, ठंड बहुत है, फायर्स भी नहीं चल रही हैं, शेल्टर्स नहीं मिल रहे हैं, डार्क है, कोल्ड है, और लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों तरह की आइसोलेशन है। कोई मदद नहीं मिल रही उनको, कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, शेल्टर नहीं मिल रहा, वार्मथ नहीं मिल रही, लग्जरी कंफर्ट कुछ भी नहीं है, सब नेगेटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे। एंड द सिटीज़ हॉस्टाइल एंड द टाउन्स अनफ्रेंडली, जिन शहरों से वो गुजर के जा रहे हैं ड्यूरिंग देयर जर्नी, वो उनकी तरफ से बहुत बेपरवाह है, वो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो उनको अपने घरों में, अपनी जो होटल्स उस टाइम पे जैसे भी इन्स वगैरह होंगी तो वहाँ पे उनको जगह नहीं मिल रही हैं, और टाउन्स बड़े अनफ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं उनसे। एंड द विलेज इज़ डर्टी एंड चार्जिंग हाई प्राइजेस, बहुत गंदी जगह पे उनको रहना पड़ रहा है और उसी गंदी और अनहाइजीनिक प्लेसेस के वो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। अ हार्ड टाइम वी हैड ऑफ इट, तो वो बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। एट द एंड वी प्रिफर टू ट्रेवल ऑल नाइट, फिर उन्होंने सोचा हम रात को रुकते ही नहीं हैं, हम चलते ही रहते हैं, कंटिन्यूअसली हम चलते ही रहे हैं। तो सिर्फ वो फेथ के सहारे चल रहे हैं, स्पिरिचुअली दे आर ब्लाइंड, या उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो अपने मन की बात सुन के बस चलते गए हैं। तो ये मैंने पहले भी कहा है, ये तो एक अपर लेवल पे, जो जिसको हम बोलते हैं कि सामने से लिटरल लेवल पे एक स्टोरी चल रही है, सरफेस लेवल पे एक स्टोरी चल रही है, लेकिन अगर हम इसका डीप मीनिंग है, वो जो एलियट की कन्वर्जन हुई है, वो जो नए फेथ में आया है, तो ये सारे उसके स्ट्रगल, जो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर हो रही है, उसकी भी कहानी है। अभी तक उसको वो विश्वास बना नहीं है, लेकिन मन में उसने एक ठान रखा है कि मैंने इस तरफ चले जाना है, तो उसको शुरुआत में मुश्किल हो रही है, डाउट्स हो रहे हैं, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बंदे ने आधी उम्र गुजारी हो जिस तरह से, अब वो एकदम से चेंज नहीं हो सकता, तो उसको लग रहा है कि मैंने भी जो किया है वो ठीक किया है, कानों में उसके डाउट्स हैं, ये सारी आवाज़ें आ रही हैं, तो उसके भी वही हालात हैं जो द मेजाय के हैं। स्लीपिंग इन स्नैचेस, तो उन्होंने कहा हम रात को भी अपनी जर्नी जो है वो जारी रखते हैं और बारी बारी से सोते हैं। With the voices singing in our ears saying that this was all folly, और उनके कानों में बार बार आवाज़ें बज रही हैं, डाउट्स हैं, ये जो आवाज़ें आना मतलब इंटरनल वॉइसेस ऑफ डाउट्स हैं, या फिर लोग जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम क्या जा रहे हो। एलियट को भी बहुत लोगों ने कहा होगा, जब उन्होंने अपनी सारी फैमिली से अलग किसी फेथ की ओर जाने का सोचा होगा, तो लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया होगा, रोका होगा,
तो ये जो उनको लग रहा है कि ये सारा फ्यूटाइल एफर्ट तो नहीं होने वाला, फ्यूटाइल का मतलब कि कोई ऐसा बेकार में तो ये हम सब कुछ नहीं कर रहे कि कहीं इसका कोई रिजल्ट ही ना निकले, तो इस तरह की उनको डाउट्स दिमाग में उपज रहे हैं उनके। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। पोएम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट जो मुश्किल वाली जर्नी थी, जिसमें बहुत डिफ़िकल्ट उन्होंने टाइम देखा, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब सेकंड स्टैंजा में हम देखेंगे कि एक बर्थ हुआ है और रियलाइजेशन हुई है, तो सीन चेंज हो जाएगा इसमें। देन एट डॉन वी केम डाउन टू अ टेम्परेट वैली। अब देखिए वैली भी चेंज हो गई है। पहले वो एक बहुत ठंड वाली, एक जिसको हम बोलते हैं कि एक्सट्रीम वेदर में, हार्श वेदर में वो लोग सर्वाइव कर रहे थे। अब वो एक टेम्परेट वैली में, क्योंकि वो चलते गए, उन्होंने चलना नहीं छोड़ा, एक डायरेक्शन में वो चलते गए, तो वो एक टेम्परेट वैली में पहुंच गए हैं। तो सिंबॉलिक जो है वो शिफ्ट हो गया है। तो टेम्परेट वैली में अब लाइट होगी, वार्मथ होगा, होप होएंगी, ट्रांजिशन शुरू हो जाएगी यहाँ पे सफरिंग टू रेवलेशन की। वेट बिलो द स्नो लाइन, स्मेलिंग ऑफ वेजिटेशंस, तो नई लाइफ शुरू हो गई है। तो यहाँ पे जब स्नो लाइन जो है वो मतलब वेट है, लेकिन स्लो से वो दूर हट गए हैं और थोड़ी उनको वेजिटेशन मतलब जो फूल पत्तियाँ हैं, उनकी स्मेल, ट्रीज होंगे कहीं आसपास, तो वेजिटेशन की स्मेल आने लग गई है। तो हम ऐसा इसको कह सकते हैं कि ईडन गार्डन जो है उसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ईडन गार्डन वो था जो गॉड ने एडम और ईव के लिए बनाया था। बाद में वो वहाँ पे उनका हुक्म ना मानने की वजह से एक्सपेल कर दिए गए, निकाल दिए गए। तो वो एक दुनिया की सबसे खूबसूरत, पूरी दुनिया की नहीं, रादर यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत जगह गॉड ने बनाई थी एडम और ईव के लिए। तो क्योंकि वो गॉड की ही रिफ्लेक्शन थे, लेकिन वो अपनी बात पे कायम नहीं रह सके और एज अ रिज़ल्ट गॉड ने उनको एक्सपेल कर दिया। तो अब न्यू लाइफ का जो सिंबॉलिक है वो है इको हो रही है, ईडन जैसा लग रहा है हमें। तो स्पिरिचुअल रीबर्थ की ओर यहाँ पे इशारा किया गया है। विद ए रनिंग स्ट्रीम एंड अ वाटर मिल बीटिंग द डार्कनेस। अब यहाँ पे रनिंग स्ट्रीम, जैसे वाटर है, ट्रेडिशनल सिंबल है रिन्यूअल का, बैप्टिज्म का भी है, अमृत भी होता है उसमें, रीबर्थ का सिंबल है। तो उनको रनिंग वाटर मिलता हुआ, चलता हुआ दिखाई दिया, और दिन भी निकलाया है, डार्कनेस के सिंबल कम हो रहा है। एंड 3 ट्रीज ऑन द लो स्काई, ये भी एक बिब्लिकल रेफरेंस है। 3 ट्रीज ऑन द लो स्काई ये क्रूसिफिकेशन साइट है, जब जहाँ जैसे क्रूसीफाई किया गया था क्राइस्ट को, तो उनको बांधा गया था, उनके साथ 2 और लोग थे, उनके दाएं और बाएं 2 और लोग थे। और जो एक बंदा था उसने कहा था कि, तो ये क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन का रेफरेंस है और फोरबोर्डिंग है इस बात की कि जो ये बच्चा पैदा हुआ है इसकी डेथ भी कंफर्म है, डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक रेफरेंस है जो मेजाए थे वो उस वक्त समझ गए हैं कि ये बच्चा दूसरों के कष्टों को अपनी मौत से ख़त्म करने के लिए पैदा हुआ है। एंड एन ओल्ड वाइट हॉर्स गैलप्ड अवे इन द मीडो, तो ये भी एक एपोकलिप्टिक सिंबल है रेवलेशन से। तो ये भी डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है, क्राइस्ट को ही इस तरह से दिखाया जाता है इस इमेज के साथ। देन वी केम टू अ टैवर्न विद वाइन लीव्स ओवर द लेंटेल, तो ये भी बाइबल से वाइन की इमेजरी ली गई है। तो ये लास्ट सपर जो हुआ था जीसस क्राइस्ट की मौत से पहले, जो उन्होंने इकट्ठे बैठ के खाना खाया था सबके साथ, ये उसकी याद करवाता है। तो ये उस टैवर्न पे बता रहे हैं कि पहुंच गए हैं जहाँ पे क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, और वहाँ पे पत्तों से सजावट की गई है अंदर, रूम के बाहर जो है, अंदर जाने से पहले उन्होंने देखा कि वहाँ पे वाइन लीव से सजावट की गई है। 6 हैंड एट एन ओपन डोर डाइसिंग फॉर पीसेस ऑफ सिल्वर, तो यहाँ पे जो जूडा
का बीट्रेयल का रेफर किया गया है। जो जूडा वही बंदा था जिसने राजा को जाके क्राइस्ट के बारे में बताया था। ये उन्हीं का स्टूडेंट प्यूपिल था जीसस क्राइस्ट का, जिसने उनके साथ गद्दारी की थी, और उसी वजह से क्राइस्ट को पकड़ लिया गया था और सजाए मौत क्रूसीफाई करके देने का हुक्म हुआ था। तो ये ह्यूमन माइंड में जो करप्शन चलती है कि भगवान भी नहीं बच सके इन सारी चीज़ों से, जो भी अवतार के रूप में या भगवान के बेटे के रूप में जिस तरह से भी इंसानी शक्ल में कोई फरिश्ता भी आ जाए, तो जो आम इंसान है वो अपनी घटिया और इस तरह से गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आते। तो कुछ पैसों की खातिर, छोटे मोटे लालच की खातिर किस तरह से उसने क्राइस्ट को मौत के मुंह में धकेल दिया था। तो ऐसा जब ह्यूमन फॉर्म में गॉड पैदा होते हैं, ये उनके साथ भी है कि इंसानी शक्ल में कोई भी आएगा तो उनको इस सब चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो। एंड फीट किकिंग द एम्प्टी वाइन स्किन्स। तो एम्प्टी वाइन स्किन्स वो होती हैं, मश्क बोलते हैं इसको, जिसमें सफ़र के दौरान लोग पानी रखते थे अपने साथ। तो एम्प्टी वाइन स्किन्स का रेफरेंस है कि एम्प्टीनेस यानी कि स्पिरिचुअल डिके हो चुका है, अंदर से बिल्कुल हम खाली हो चुके हैं, रिलीजियस फेथ डिलीट हो चुका है, डिवाइन ग्रेस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये इस बात का सिंबल है। बट देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन एंड सो वी कंटिन्यूड। वो कहता है इतने सारे हमें साइंस और सिंबल्स मिलने के बाद भी हमें क्लियर गाइडेंस नहीं मिली कि सच में ये सब कुछ हो गया है, आगे हमें क्या करना है। इंडिकेशंस की कमी थी, इंडिकेशंस नहीं मिली थी, लेकिन वो कह रहा है कि हमें अच्छे अच्छे सिग्नल्स मिलने लगे थे, और उन सिग्नल्स ने हमें थोड़ा और हौसला दिया, और हम किसी ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हमें लगा कि हम अब महफूज हैं और कुछ ठीक होने वाला है। एंड अराइव्ड एट इवनिंग, नॉट अ मोमेंट टू सून, फाइंडिंग द प्लेस इट वॉज यू मे से सेटिस्फैक्ट्री। तो फाइनली वो वो कहता है कि शाम तक टाइम तो बहुत लगा, लेकिन उनको लगा कि हम कहीं ना कहीं पे पहुंच गए हैं, एक जगह मिल गई है। आप कह सकते हो कि वो सेटिस्फैक्ट्री। देखिए उन्होंने एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज़ किया है ये कहने के लिए यू मे से। एक्चुअली हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि वो सेटिस्फैक्ट्री था, लेकिन उसने ड्राई से एक इशारा दे दिया है कि सेटिस्फैक्ट्री आप कह सकते हो, कि एम्बिग्विटी है उस मोमेंट में, क्लैरिटी नहीं है उस मोमेंट में, पूरी तरह से फेथ समर्पण नहीं है, लेकिन कुछ तो है। अब फाइनल स्टैंजा हमारा आ जाता है जिसमें पूरी तरह से रिफ्लेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है। ऑल दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो आई रिमेंबर। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि वो एक पुरानी बात हमें सुना रहा था, अभी ये घटना नहीं घट रही है, ये पुराना कुछ हो चुका है उसके साथ। तो हमें वो बता रहा है, याद कर रहा है और बता रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव सी टोन है। जो वो मैगस है वो बूढ़ा हो चुका है और पुराने बीते दिनों को याद कर रहा है। एंड आई वुड डू इट अगेन बट सेट डाउन। तो वो कह रहे हैं चाहे वो कितना भी मुश्किल समा क्यों नहीं था, लेकिन जर्नी बहुत एक मुश्किल भी थी, लेकिन फिर भी वो उसको याद करता है तो उसे अच्छा लगता है। वो कहता है कि आई वुड डू इट अगेन, मैं फिर से करना चाहता हूँ ये दिस सेट डाउन। ये एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है। तो एक बड़े क्रिटिकली उसने ये सारा कुछ एनालिसिस करके, सोच के, समझ के, विचार के फिर अपना ये व्यू पॉइंट रखा है हमारे सामने। दिस वर वी लेड ऑल दैट वे फॉर बर्थ और डेथ, देयर वॉज अ बर्थ सर्टनली। तो यहाँ पे फिर से डाउट है, उसके डुअलिटी है। क्राइस्ट का बर्थ, इट इज़ बोथ अ बिगनिंग एंड एन एंड। वो एक शुरुआत भी है और एक अंत भी है। ओल्ड सेल्फ का अंत है और एक नए जिंदगी की, नए फेथ की, नए वर्ल्ड की शुरुआत भी है। तो वो कहता है यही तो था जिसके लिए हमने इतना कुछ किया, इतना कुछ सहा, लेकिन वो बर्थ था कि डेथ? दैट वॉज अ बर्थ। सर्टनली वो एक बर्थ था जिसको सोच के वो गए थे, लेकिन पुराने विश्वासों का अंत भी तो था। क्योंकि हम लोग जानते हैं जीसस क्राइस्ट ने आगे चल के क्रिश्चियनिटी को इस्टेब्लिश किया और सारी दुनिया ने किस तरह से फॉलो किया उसको। तो वो एक शुरुआत थी, एक नए फेथ की शुरुआत थी। तो अंत था क्योंकि क्राइस्ट खुद नहीं रहे, वो उनकी डेथ हमें बताती है कि कुछ अंत भी हुआ है किसी चीज़ का।
वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ। तो यहाँ पे मैगस जो है वो मोर्टेलिटी की, मरण की बात कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक नई तरह का अगर उन्होंने फेथ पैदा किया तो एक नई तरह की स्पिरिचुअल डेथ भी क्राइस्ट की वजह से दुनिया में आई। एक स्पिरिचुअल डेथ, जब लोगों को इस चीज़ का एहसास होने लगा कि स्पिरिचुअली वी पीपल हैव बीन लीडिंग अ बैरन काइंड ऑफ लाइफ, कि अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है, तो हम क्या ढो रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। तो एक नया फेथ की स्थापना होती है। बट हैड थॉट they were different. This birth was hard and bitter, agony for us, like death, our death. तो यहाँ पे रेवलेशन की बात की गई है। क्राइस्ट में बर्थ और डेथ वो दोनों इंट्वाइंड हैं, मिले हुए हैं। स्पिरिचुअल जो रीबर्थ है वो सफरिंग और अपने पुराने सेल्फ के लॉस, मरण के बाद ही स्पिरिचुअली रीबर्थ होता है। तो हार्ड और बिटर एगनी, दुख तो है, भयंकर दुख है जिस तरह से मौत होता है, लेकिन रीबर्थ साथ में कनेक्टेड है जो हमें होप देता है। वी रिटर्न टू आवर प्लेसेस, दीज किंगडम्स, बट नो लॉन्गर एट ईज हियर इन द ओल्ड डिस्पेंसेशन। मैगी अब वो मैं वो कह रहे हैं कि हम अपने प्लेसेस में वापस आ गए हैं, अब अपने अपने घरों में वो वापस आ गए, अपने किंगडम्स में वापस आ गए, बट वहाँ पे उनको चैन नहीं मिल रहा। नो लॉन्गर एट ईज, आराम से वो नहीं है। तो जिस तरह से पुराने टाइम में वो रहते थे ये जर्नी के पहले, अब वो वैसे हालातों में वहाँ पे नहीं है। कुछ चीज़ है जो अंदर ही अंदर उनको परेशान कर रही है। ये शायद प्री क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अब वो उसमें और ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहते। विद एन एलियन पीपल क्लचिंग देयर गॉड्स, तो अपने जो खुद का पुराना कल्चर है, अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो स्पिरिचुअली उससे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, उससे उनका संबंध टूट चुका है, अब वो कल्चर उनका अपना नहीं रहा। तो यहाँ पे एलियट अपनी ही बात कर रहे हैं कि जिस बिलीफ सिस्टम से वो आए हैं अब उनको अपना नहीं लगता। अब वो एक नए फेथ की तरफ जो क्राइस्ट से होके जाता है, अब वो उसकी बात करते हैं, अब उधर वो जाना चाहते हैं, वहाँ रुकना चाहते हैं, वही उनको अपना लगता है। आई शुड बी ग्लैड ऑफ अनदर डेथ। तो फाइनल लाइन बहुत ही पावरफुल है, आई शुड बी ग्लैड ऑफ अनदर डेथ। तो ये जो मैगस है वो इस तरह की एक और मौत भी झेलने को तैयार है। शायद वो सोच रहे हैं कि एक ट्रू स्पिरिचुअल डेथ जो है वही हमें रीबर्थ की ओर ले जाती है, या फिर एक जो एक्चुअल में लिटरल डेथ है वो हमें डिवाइन के साथ, भगवान के साथ जोड़ देती है। तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। तो फ्री वर्ड्स में मैंने जैसे कि आपको बताया एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में, प्रोज लाइक रिदम। तो एलियट की ये भी एक ख़ास बात है कि वो जब पोइट्री लिखते थे वो प्रोज जैसी लगती थी, लेकिन अगर आप उनके ड्रामास पढ़ें तो वो पोइटिक ड्रामास हैं। तो बहुत ही एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त पोइट रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में हर बंदे को उनकी पोइट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो भी जिसको पोइट्री का शौक़ है, जो इंग्लिश लिटरेचर से कोई वास्ता रखना चाहता है, तो एलियट इज़ अ मस्ट रीड पोइट। बहुत कुछ हम सीख सकते हैं उनकी पोइट्री से। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियोस के लिए हमारे पास बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।